नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों ने की सांसदों को दी चेतावनी, संसद में आवाज नहीं उठाई तो विरोध के लिए हो जाएं तैयार। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संसद में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस का खास प्लान, खड़गे को मिली ये बड़ी जिम्मेदारी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 16 जुलाई को 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगी प्रियंका गांधी, चुनावी रणनीति पर नेताओं से करेंगी चर्चा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होने वाला है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसानों की सांसदों को चेतावनी, संसद में आवाज नहीं उठाई तो विरोध के लिए रहे तैयार। जी हां दोस्तों, मानसून सत्र से पहले किसानों ने सांसदों से कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को संसद में उठाने की मांग की है। किसान संगठनों ने चेतावनी देते हुए अपने चुने हुए सांसदों से कहा है, यदि सांसद कृषि कानूनों का मुद्दा संसद में नहीं उठाते हैं तो किसान सांसदों और उनकी पार्टी का विरोध करेंगे। इसे मतदाता सचेतक कहते हुए किसान संघ सांसदों से कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों ने यह संदेश सभी सांसदों को मानसून सत्र से पहले ईमेल के जरिए भेजने का फैसला लिया है। बीते 7 माह से दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने कहा है कि सत्र के सभी दिनों में संसद के बाहर 200 किसानों के जत्थे भेजने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने तीनों कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई में सांसदों को शामिल करने का भी फैसला लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के एक प्रमुख नेता और बीकेयू के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा है कि वे जानना चाहते हैं कि सांसद संसद में कृषि कानूनों का मुद्दा उठाने में विफल क्यों रहे, जबकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और यूके की संसद में इस पर बहस हुई थी। क्रांतिकारी किसान यूनियन के डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि हर यूनियन से कहा गया है कि रोजाना 5 प्रतिनिधि संसद के लिए रवाना किए जाएं। अगर किसानों के एक जत्थे को रोका और गिरफ्तार किया गया तो अगला जत्था अगले दिन मार्च करेगा। हम इसे सत्र के अंत तक जारी रखेंगे। 26 जनवरी की हिंसा को ध्यान में रखते हुए अब किसान दोबारा 22 जुलाई से 13 अगस्त के बीच संसद की ओर मार्च करेंगे। 26 जुलाई और 9 अगस्त को जत्थों में सिर्फ महिलाएं होंगी। भाषा के अनुसार नेताओं ने अपने साथी प्रदर्शनकारियों, विशेष रूप से जो संसद के बाहर प्रदर्शन करने जाएंगे, उनसे शांतिपूर्ण विरोध सुनिश्चित करने के लिए फोटो और आधार कार्ड सहित अपनी पहचान का विवरण प्रस्तुत करने का आग्रह। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस का खास प्लान, खड़गे को मिली है जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, मानसून सत्र से पहले कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस की ओर से तैयार की जा रही है। संसद के भीतर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ भी संपर्क साधेगी। पार्टी की ओर से इस काम के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे दूसरी विपक्षी दलों के साथ समन्वय का काम देखेंगे। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के नेताओं से विपक्षी दलों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने की बात कही। साथ ही यह भी कहा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों पर पार्टी का एक जैसा स्टैंड होना चाहिए। बैठक में शामिल सभी नेताओं से सोनिया गांधी ने फ्लोर मैनेजमेंट पर जोर देने की बात कही। इस बार नजर टीएमसी सांसदों पर भी होगी, जिनकी संसद में सक्रिय भूमिका निभाने की संभावना अधिक है। स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक में राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, लोकसभा पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी, जयराम रमेश, आनंद शर्मा, एलएस मैनेजर के सुरेश, गौरव गोगोई, मणिक टैगोर और मनीष तिवारी शामिल थे। कांग्रेस ने फैसला किया कि वह संसद के मानसून सत्र में राफेल विमान सौदे की फ्रांस में हो रही जांच, कोरोना महामारी, टीकाकरण की धीमी रफ्तार, किसान आंदोलन और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी असेंबली इलेक्शन 2022, 16 जुलाई को 3 दिनों के दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगी प्रियंका गांधी, चुनावी रणनीति पर नेताओं से करेंगी चर्चा। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव पास आते ही यूपी में नेताओं की हलचल बढ़ने लगी है। कांग्रेस भी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 3 दिन के लखनऊ दौरे पर पहुंच रही हैं। प्रियंका 16 जुलाई को लखनऊ पहुंचेंगी और 18 जुलाई तक वहीं रहेंगी। 16 जुलाई को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी दोपहर 1 बजे लखनऊ हवाई अड्डे पहुंचेंगी। दोपहर 1 बजे 5 मिनट पर वह जीपीओ पर गांधी प्रतिमा के लिए रवाना होंगी। 1:30 बजे से 1:40 के बीच वह गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देंगी। दोपहर 1:45 पर प्रियंका गांधी जीपीओ से माल रोड पर मौजूद कांग्रेस ऑफिस के लिए रवाना होंगी। 2 बजे वह पार्टी ऑफिस पहुंचेंगी। 2 से 3 बजे तक प्रियंका गांधी पार्टी ऑफिस में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। 17 जुलाई को प्रियंका गांधी के दौरे का दूसरा दिन है। इस दौरान कांग्रेस नेता सुबह 10:20 पर कांग्रेस ऑफिस पहुंचे। 10:30 बजे से 11:30 बजे तक करीब 1 घंटे तक प्रियंका गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगी। दौरे के आखिरी दिन प्रियंका के कार्यक्रम की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ सकी है। बता दें कि यूपी में अगले साल को लेकर विधानसभा को लेकर कांग्रेस भी पूरी तरह से एक्टिव है। प्रियंका कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अभी से एक्टिव हो गई हैं। सपा और बीजेपी के साथ ही कांग्रेस पार्टी भी पूरी तैयारियों में जुट गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2024 पर टिकी है गांधी परिवार की निगाहें, क्या पीके का जादू खेला करेगा?
जी हां दोस्तों, कहावत है कि मुश्किल समय में मुश्किल फैसले लेने होते हैं और ये बात कांग्रेस के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। 2017 के यूपी चुनाव में प्रशांत किशोर के साथ अनबन के बावजूद कांग्रेस को अब समझ आ गया है कि अस्तित्व बचाने की लड़ाई में उसे किशोर की जादू की जरूरत है। पिछले यूपी चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रशांत किशोर पर पार्टी के शीर्ष कमान को भ्रमित करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस के शीर्ष सूत्रों ने न्यूज 18 को बताया है कि गांधी परिवार और प्रशांत किशोर के बीच बातचीत का एजेंडा बड़ा है और 2024 के चुनावों के इर्द गिर्द जाल बुनने की कवायद है, साथ ही कि कैसे कांग्रेस को खड़ा किया जा सकता है और बीजेपी के खिलाफ विपक्षी फ्रंट में कांग्रेस की भूमिका क्या होगी। प्रशांत किशोर के साथ गांधी परिवार की मीटिंग में सोनिया गांधी का मौजूद रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष के ज्यादातर नेता उनके साथ डील करना पसंद करते हैं। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने पूछा कि कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जा सकता है, साथ ही पार्टी को नीचे से ऊपर तक कैसे खड़ा किया जाए, इस पर भी बात हुई है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे कांग्रेस के असंतुष्ट G23 नेताओं ने भी सोनिया गांधी को पत्र लिखकर उठाया था कि जब तक जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन मजबूत नहीं किया जाएगा, पार्टी का नुकसान होता रहेगा। प्रशांत किशोर के साथ मीटिंग में एक बड़े एजेंडे को ध्यान में रखते हुए चर्चा हुई कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बेहतर क्यों नहीं है, क्यों राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब है और पार्टी खत्म होती जा रही है, साथ ही पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी अब जर्जर दिखाई देती है और समय के साथ खुद में बदलाव नहीं कर पाई। कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान तब हुआ जब सोशल मीडिया पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उभार ने भगवा पार्टी की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा दिया। साथ ही राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भी बीजेपी को नए क्लेवर में खींचा गया। कांग्रेस ने बहुत बाद में सोशल मीडिया ज्वाइन किया और बहुत ज्यादा आक्रामक रही है। ट्रेंड के मामले में भी कांग्रेस का आक्रामक रवैया दिखता है, लेकिन ये सब कभी भी चुनावी जीत में नहीं बदल पाया। जहां तक कि राज्यों के चुनाव की बात है, कांग्रेस पहली नजर में आलसी और जिद्दी नजर आती है और ऐसा लगता है कि पार्टी को पता ही नहीं है कि किन मुद्दों को उठाना है। साथ ही कांग्रेस नेताओं के अलग अलग बयान भी पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें अंदरूनी झगड़े, अहंकार, अति महत्वाकांक्षा और गलतफहमी आग में घी का काम करते हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि यही वो कारण है जिसके चलते क्षेत्रीय पार्टियां लगातार देश की सबसे पुरानी पार्टी को दबाए जा रही है। कांग्रेस की मुसीबतें तब और बढ़ जाती है जब पार्टी के बड़े नेता दल बदल लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद जैसे नेताओं के पार्टी बदलने को भले ही गद्दारी कहा गया हो, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर उसके असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सच तो ये है कि कांग्रेस पार्टी उन नेताओं को भी आकर्षक नहीं लगती है जो बिना किसी उम्मीद के पार्टी शीर्ष नेतृत्व के निर्देशों का इंतजार करते हैं। ऐसे समय में कांग्रेस का एक धड़ा किसी बाहरी को पार्टी में सांगठनिक सुधार की जिम्मेदारी देने के खिलाफ है, लेकिन पार्टी को लगता है कि वो समय आ गया है जब किसी बाहरी को सियासी बिसात पर कांग्रेस की फील्डिंग करने का मौका दिया जाए। लेकिन ये सब आसान नहीं है। प्रशांत किशोर के करीबी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर प्रशांत किशोर के अनुभव अलग हैं और अगर वो पार्टी से जुड़ते हैं तो ये सशर्त होगा और वो चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल की तरह उन्हें खुली छूट दी जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा सदियों का बनाया पलों में मिटाया। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन की कमी, बेरोजगारी, महंगाई आदि को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका नाम लिए बिना हमला करते हुए गुरुवार को कहा कि वह सिर्फ अपने प्रचार प्रसार पर ध्यान दे रहे हैं और देश में मौजूद चुनौतियों की उन्हें कोई परवाह नहीं है। गांधी ने कविता शैली में ट्वीट किया, सदियों का बनाया पलों में मिटाया, देश जानता है कौन ये कठिन दौर लाया। उन्होंने वैक्सीन की कमी, चीन के साथ सीमा पर तनाव, बेरोजगारी, महंगाई, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा किसानों के मुद्दों को ट्वीट के साथ हैशटैग किया और कहा कि देश में मौजूद इन गंभीर संकटों के समाधान की बजाय मोदी अपने पीआर पर ही ध्यान केंद्रित किए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मिशन यूपी, 16 जुलाई से 3 दिन तक यूपी में रहेंगी प्रियंका गांधी, विधानसभा चुनाव पर होगा मंथन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सिलसिले में शुक्रवार यानी 16 जुलाई को लखनऊ आना लगभग तय हो गया है। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की तैयारियों का जायजा लेंगी, साथ ही यूपी जिले के कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगी। प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे को लेकर पार्टी कार्यालय में उनके स्वागत के लिए सभी इंतजाम लगभग किए जा चुके हैं। कार्यकाल की साफ सफाई, रंग रोगन किया जा चुका है। पार्टी कार्यालय में प्रियंका गांधी के आगमन के पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लल्लू ने बताया कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जमीनी मुद्दों को लेकर आम जनता के साथ लगातार खड़ी हैं। 16 तारीख को प्रियंका गांधी का लखनऊ आगमन है। इस दौरान लखनऊ के कार्यकर्ताओं, पद अधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं और विधायकों से उत्तर प्रदेश के तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगी और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार करेंगी। साथ ही 3 दिन के कार्यक्रम के दौरान मीडिया से भी रूबरू होंगी। प्रियंका ने पिछले दिनों वीडियो
कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उन्हें संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी का मंत्र दिया था। कांग्रेस महासचिव ने विधानसभा चुनाव में संगठन और कार्यकर्ताओं की बात को सबसे ज्यादा तरजीह देने का इरादा जाहिर करते हुए कहा था कि पार्टी से जुड़े सभी लोग जन समस्याओं को लेकर आंदोलन करें। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पार्टी की प्रदेश प्रभारी प्रियंका का अब पूरा ध्यान आगामी विधानसभा चुनाव पर रहेगा और वह अपना ज्यादातर समय उत्तर प्रदेश में ही गुजारेंगी। उन्होंने बताया कि प्रियंका चुनाव से पहले राज्य के तमाम जिलों का ताबड़तोड़ दौरा करके मतदाताओं की नब्ज टटोलेंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आज प्रस्थान करेंगे किसान। जी हां दोस्तों, कृषि एवं किसानों पर थोपे जा रहे 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए 8 माह से चल रहे दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन आंदोलन में सहभागिता किए जाने को लेकर नगर स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा परिसर में किसानों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मक्कड़ ने कहा कि तीनों कृषि कानून लागू करके देश के किसानों को भुखमरी एवं गुलामी के कगार पर लाए जाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिससे किसान तबाही के कगार पर पहुंच जाएंगे। लिहाजा 3 काले कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं तराई किसान संगठन के जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह ने कहा कि हर माह की 14 तारीख को गदरपुर एवं दिनेशपुर क्षेत्र के किसानों का एक शिष्टमंडल गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर किसानों के आंदोलन के समर्थन में 3 दिन के लिए सहभागिता करता है। सलविंदर सिंह कलसी ने कहा कि हर माह 14 तारीख को आंदोलन में शामिल होने गाजीपुर बॉर्डर जाने वाले किसान 14 जुलाई को गदरपुर पहुंचकर समूह के रूप में गाजीपुर बॉर्डर के लिए प्रस्थान करेंगे। आंदोलन में जाने वाले किसानों के शिष्टमंडल को ज्यादा से ज्यादा गिनती में सहभागिता करते हुए आंदोलन को समर्थन देना चाहिए। वहीं गुरुद्वारा श्री गुरु हरगोविंद सर नवाबगंज के जत्थेदार वीर अनूप सिंह ने कहा कि 8 माह से चल रहे किसान आंदोलन को सरकार द्वारा कोई वार्ता करके राहत न दिए जाने पर सरकार की नीयत का किसान विरोधी होने का पता चलता है। सभी किसानों से बारी बारी से किसान आंदोलन में शामिल होने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में गेहूं की कटाई एवं धान की फसल का पौधारोपण हो चुका है, लिहाजा किसान आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी करें। इस मौके पर राजेंद्र सिंह, गुरजीत सिंह, गुरमीत सिंह, करनैल सिंह, सतनाम सिंह सैनी, प्रथम जलहोत्रा, अजायब सिंह धालीवाल, दर्शन सिंह, श्रेष्ठ सिंह, विक्रम सिंह, सुदेश डंग, वीरेंद्र सिंह, दलजीत सिंह सहित तमाम किसान मौजूद थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाईचारा बिगाड़ने का प्रयास कर रही सरकार, किसान। जी हां दोस्तों, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे किसानों पर मुकदमे बनाकर सरकार भाईचारा बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। यह आरोप शिवराण खाप 25 के प्रधान विजेंद्र बरेला ने कितलाना टोल पर धरने को संबोधित करते हुए लगाया। उन्होंने कहा कि सिरसा में सैकड़ों निर्दोष किसानों पर केस दर्ज कर सरकार ने अपनी मानसिकता जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को 7.5 महीने से ज्यादा समय हो गया है और इस दौरान 550 से अधिक किसान दिवंगत हो चुके हैं। उसके बावजूद किसान मजदूर एकजुटता से 3 काले कानून रद्द करवाने के लिए बेहद शांति से संघर्ष कर रहे हैं। फोगाट खाप 19 के प्रवक्ता शमशेर फोगाट ने कहा कि सरकार ने लोहारू में किसान भवन पर तालाबंदी कर जाति की सभी हदें पार कर दी हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। उन्होंने कहा कि किसान मजदूर सरकार की किसी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते और एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती, हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और अकाली नेता सुखबीर बादल के बीच ट्विटर पर छिड़ी जंग। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शिरोमणि अकाली दल के नेताओं के कृषि विधेयकों की तारीफ करने वाला एक वीडियो पोस्ट करते हुए विपक्षी दल पर निशाना साधा। इस पर शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कृषि कर्ज माफ करने के मुख्यमंत्री के चुनाव से पूर्व किए वादे को लेकर उन पर पलटवार किया। सिंह ने ट्विटर पर शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह कृषि अध्यादेशों की तारीफ कर रहे हैं, जिन्हें बाद में कानूनों में बदल दिया गया। इस पुरानी वीडियो में सुखबीर बादल को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि कृषि अध्यादेश से फसलों की बिक्री होगी और इसका मकसद फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने से रोकना नहीं है। वीडियो में प्रकाश सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल को किसानों से यह कहते हुए देखा जा सकता है कि वे इन अध्यादेशों पर कांग्रेस समेत अन्य दलों के दुष्प्रचार से भ्रमित ना हो। सिंह ने बादल परिवार को टैग करते हुए ट्वीट किया, कहीं ऐसा ना हो कि आप भूल जाओ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर बड़ी कार्रवाई, संयुक्त किसान मोर्चा ने किया निलंबित। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। उन्हें संयुक्त किसान मोर्चा से 7 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। दरअसल गुरनाम सिंह चढ़ूनी मिशन पंजाब को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे थे, इसी आधार पर उन पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में महापंचायतों की तारीखों का भी ऐलान किया है। सबसे बड़ी महापंचायत मुजफ्फरनगर में होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
महाराष्ट्र से बंगाल तक भाजपा में रार, कहीं किसान आंदोलन तो कहीं ताकत का झगड़ा। जी हां दोस्तों, भारत में अधिकतर राजनीतिक दल अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कस रहे हैं। इनमें ज्यादातर राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है। ऐसे में चुनाव से पहले ही विपक्ष कोरोना और बेरोजगारी से लेकर किसान आंदोलन तक को मुद्दा बनाते हुए सत्तासीन दल को घेरने में जुटा है। हालांकि आलम यह है कि चुनावी राज्यों में तो पार्टी एकजुट दिख रही है, पर कुछ अन्य राज्यों में भाजपा को अंदरूनी कलह का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर पार्टी की आगामी तैयारियों पर भी पड़ने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा में यह अंदरूनी कलह महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक पड़ गई है। बताया गया है कि बंगाल भाजपा में नेताओं के बीच आपस में ही ठनी है। इसके चलते हाल ही में बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष अपना दुखड़ा रोने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक दिलीप घोष ने केंद्रीय नेतृत्व से साफ कहा है कि वह बाहरी दलों से आए नेताओं को जल्दी कोई बड़ा पद न दे। माना जा रहा है कि घोष का सीधा निशाना तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में आए शुभेंदु अधिकारी पर है, जिन्हें लेकर भाजपा कार्यकर्ता पहले ही काफी बटे हुए हैं। हालांकि पार्टी की बंगाल में मुश्किल सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है। दरअसल टीएमसी से आए राजीव बनर्जी के सुर नतीजे आने के बाद से ही बदले हैं। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाए गए भाजपा नेता बाबुल सुप्रियो सोशल मीडिया पर कई बार अपना दर्द बयां कर चुके हैं। इसके अलावा विष्णुपुर से सांसद सौमित्र खान ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बंगाल बीजेवाईएम के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा तो नेतृत्व के दखल के बाद वापस हो गया, लेकिन पार्टी में कलह का खुलासा हो गया। इतना ही नहीं, भाजपा इस वक्त पंजाब में भी परेशानी का सामना कर रही है। नए कृषि कानूनों को लेकर नेताओं में खटपट बढ़ती जा रही है। बता दें कि आंदोलनकारी किसानों ने पहले ही भाजपा का बॉयकॉट कर दिया। इसे लेकर ज्यादातर नेता चिंता में हैं। कई नेताओं ने खुद को पार्टी लाइन से दूर रखते हुए कृषि कानून के खिलाफ बोलना भी शुरू कर दिया है। वहीं कुछ और नेता दूसरी पार्टियों में अपनी संभावनाएं देख रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी को तो कृषि कानून के खिलाफ बयान देने के लिए पार्टी ने 6 साल के लिए सस्पेंड तक कर दिया था। पार्टी के अंदर की इस पूरी खटपट को लेकर पिछले साल ही भाजपा छोड़कर आप में शामिल होने वाले मलविंदर सिंह का कहना है कि भाजपा को चुनावों में इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में बीजेपी और आरएसएस की दो सरकार, बीच में पिस रही भोली जनता, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर अपने बयान से सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार अखिलेश ने यूपी सरकार ने बल्कि केंद्र सरकार को अपना निशाना बनाया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में कहा, इस समय देश में 2 सरकारें काम कर रही हैं, जिसमें एक सरकार का भाजपा नेतृत्व कर रही है और दूसरी सरकार आरएसएस के नेतृत्व में अपना एजेंडा लागू करती है। केंद्र की बीजेपी सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और आरएसएस समाज में बंटवारा पैदा कर रहा है। इसके साथ ही अखिलेश ने आगे कहा कि इन दोनों सरकारों के पार्टों के बीच देश की भोली जनता और विपक्षी कार्यकर्ता पिस रहे हैं। जहां केंद्र सरकार का काम कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, वो उसका ही मजाक बना रही है। इस सरकार के संरक्षण में अपराधियों ने आतंक मचा रखा है और दलित वंचित लोगों का शोषण हो रहा है। सपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि बीजेपी के इन अत्याचारों से समाजवादी पार्टी झुकने वाली नहीं है। बीजेपी सरकार कितना भी लोकतंत्र को कुचले, लेकिन सपा सरकार का संघर्ष इसके खिलाफ जारी रहेगा। आरएसएस का काम बीजेपी के दुष्प्रचार को हवा में देने में सक्रिय है, लेकिन अगला विधानसभा चुनाव 2022 में लोकतंत्र को बचाने के लिए होगा। भाजपा सरकार कितना भी जनता को बेवकूफ बना ले, लेकिन बीजेपी की सच्चाई से जनता वाकिफ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, किसानों की बड़ी बैठक आज, संसद घेरने के प्लान पर बनाएंगे रणनीति। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे किसान अब संसद भवन के बाहर धरने पर बैठेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इसकी घोषणा कर दी है। टिकैत ने कहा कि आज हम बैठक करेंगे और रणनीति तय करेंगे। 19 जुलाई से आरंभ होने वाले मानसून सत्र के दौरान किसान संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि 200 लोग बस से संसद जाएंगे, हम किराया देंगे, हम संसद के बाहर बैठेंगे, जबकि सदन में कार्यवाही जारी रहेगी। राकेश टिकैत ने स्पष्ट किया है कि यह शांतिपूर्ण विरोध होगा। इस बीच किसानों ने घोषणा की है कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत होगी। मीडिया से बात करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि सितंबर माह में एक बैठक मुजफ्फरनगर होगी और वहीं से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। सरकार के पास 2 महीने का समय है, बातचीत कर ले। भाकियू नेता ने कहा था कि हम महापंचायत में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब से किसान आएंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि महापंचायत से पहले अगस्त में सरकार वार्ता करना चाहती है या उसके दिमाग में कुछ है तो उसकी तैयारी कर सकती है। महापंचायत के राजनीतिक मतलब के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि पता नहीं क्या होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन विवाद पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले भारत इतना असुरक्षित कभी नहीं रहा।
जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़ा करते हुए कहा, मोदी सरकार ने विदेश व रक्षा नीति को देशीय राजनीतिक हथकंडा बनाकर हमारे देश को कमजोर कर दिया है। भारत इतना असुरक्षित कभी नहीं रहा। राहुल गांधी ने मीडिया रिपोर्ट को साझा करते हुए ट्वीट किया है, जिसमें भारत और चीन की सेनाओं के बीच ईस्टर्न लद्दाख में एक बार फिर से झड़प की खबर को रिपोर्ट किया गया है। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिसमें भारत और चीन की सेनाओं के बीच फिर से झड़प की बात कही गई है, तो दूसरी तरफ भारतीय सेना की ओर से बुधवार को बयान जारी करके कहा गया है कि भारत या चीन की सेना की ओर से ईस्टर्न लद्दाख में किसी भी तरह की ओर से एक दूसरे की सीमा में घुसने का प्रयास नहीं हुआ है। फरवरी माह के बाद दोनों ही सेनाएं बातचीत के जरिए मसलों को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। रुक करते हैं अगली खबर। शैक्षणिक कार्यों में न लगाई जाए शिक्षकों की ड्यूटी, अदालत ने दिया सख्त निर्देश। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न करवाया जाए। कोर्ट ने इस संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 नियमावली के नियम 27 व इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सुनीता शर्मा व अन्य की जनहित याचिका में पारित आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि संबंधित प्राधिकारी प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर इस नियम के अनुपालन का निर्देश दे। चारू गौर और 2 की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने दिया। याचिका अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची से बूथ लेवल ऑफिसर व अन्य बहुत से कार्य लिए जा रहे हैं, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 व इसकी नियमावली के नियम 27 के अनुसार शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाई जा सकती है। शिक्षकों से सिर्फ आपदा, जनगणना और सामान्य निर्वाचन के दौरान ही कार्य लिया जा सकता है। अधिवक्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सुनीता शर्मा व अन्य की जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देकर भी बताया गया कि हाईकोर्ट ने भी शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्यों को लेने पर रोक लगाई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली के नियम 27 व न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिए जा सकते हैं। लिहाजा संबंधित प्राधिकारी सभी जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस आशय का निर्देश जारी कर एक्ट के नियमों का पालन करने का निर्देश दें। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।